कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम हेल्दी होंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, बोर्ड एग्जाम के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसी को हम आगे लेकर आज आए हैं। हमारा बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के व्यू से। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करते हैं आगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा मुद्रा का रूप मतलब जो हमारे शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में जो ऊर्जा होता है कोशिका में, वो किस रूप में रहता है, तो वो एटीपी के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? एटीपी के रूप में। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारा हो गया एटीपी का फुल फॉर्म। जैसे हमारे जीवन में पैसा, जैसे मुद्रा का बहुत सारा महत्व है, कोई सामान खरीदना या कोई सामान लाने के लिए, वैसे ही कोशिका में इन एटीपी के रूप में ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे हम ऊर्जा का मुद्रा भी कहते हैं। तो किस रूप में रहता है? एटीपी के रूप में रहता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ ऑक्सीजन का योग कहलाता है। तो किसी पदार्थ ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है, सॉरी उपचयन कहलाता है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उपचयन का मतलब क्या होता है। तो जो उपचयन का मतलब होता है वो होता है क्या? जैसे भोजन क्या होता है, जैसे हम लोग विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं, जिसमें वसा रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन रहता है, तो इन सबको टूटकर ग्लूकोज में परिवर्तित होना, इन्हीं क्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। ठीक है, तो पित्त रस कहाँ से स्रावित होगा, तो इसे आप ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर टिक करेंगे। अगर वहाँ पर पित्ताशय दिया रहेगा तो आप पित्ताशय भी टिक कर सकते हैं, अगर वहाँ पर यकृत दिया रहेगा तो आप वहाँ पर यकृत भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि यकृत के पास पित्ताशय पाया जाता है, जिससे ही पित्त रस का स्राव होता है या पित्त रस निकलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि पित्त रस कहाँ निकलता है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से मारेंगे। ऑप्शन में यकृत दिया है तो यकृत टिकेंगे, अगर पित्ताशय दिया हुआ है तो पित्ताशय, क्योंकि यकृत के बगल में पित्ताशय पाया जाता है और पित्ताशय से पित्तरस निकलता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन मलेरिया परजीवी है, मतलब किसके कारण से मलेरिया बीमारी फैलता है। तो हमारा हो जाएगा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, उन्हीं के कारण हमें या किसी भी जीव में मलेरिया रोग होता है। जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, ये मच्छर पर बैठकर, मादा मच्छर होता है, उस पर क्या करेगा, बैठने के बाद क्या करता है, हमारे शरीर में क्या आएगा, जहां पे वहां पर डंक मारेगा, जहां पे काटेगा, उसके थ्रू जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है वो ब्लड में चला जाएगा। अब ब्लड में जाने के बाद, जैसे आपको पता होगा कि जो हमारे ब्लड, जो मरा हुआ ब्लड को नष्ट करने का काम करता है, कौन करता है? प्लीहा करता है, या उसे हम स्प्लीन भी बोलते हैं। ठीक, तो जो ब्लड के थ्रू क्या करेगा, जो भी प्लाज्मोडियम रहेगा हमारे जाके यहाँ पर प्लीहा में क्या होगा, स्प्लीन में जाकर इकट्ठा हो जाएगा। और जब वहां पर इकट्ठा हो जाएगा तो उसकी संख्या क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, और धीरे धीरे बढ़ने के बाद क्या होगा, हमारा प्लीहा काम करना बंद कर देगा, जिससे हमारा खून का शुद्धिकरण नहीं होगा, हमारा खून साफ नहीं होगा, और इससे हमारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो मलेरिया बीमारी किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम से फैलता है। किससे? प्लाज्मोडियम से। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। इससे जुड़े क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, मृत जीव, मतलब जो कवक होता है, सारा गला चीर या कोई जीव मर गया है तो उसके शरीर से चिपक कर अपना पोषण लेना चालू करता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये भी शायद मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया था। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, हमारे पौधे का रंग हरा होता है। पौधे के जिस हिस्से में क्लोरोफिल पाया जाएगा, पौधे का वो हिस्सा हरा रहेगा। जैसे हम लोग टहनी हो गया, पेड़ पौधा का टहनी हो गया, पत्ता हो गया, तो जिन हिस्सों का आप देखोगे हरा वाला भाग है, उन प्रत्येक हिस्सों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। तो अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, तो अंतःग्रहण का पोषण होता है। अब ये अंतःग्रहण क्या है, जैसे इसे पाचन का प्रथम चरण कहा जाता है। जो अंतर्ग्रहण होता है वो पाचन का प्रथम चरण होता है। जैसे हम लोग के अंदर भी अंतर्ग्रहण की क्रिया होता है। जैसे हम लोग में अंतर्ग्रहण की क्रिया मुंह से चालू होती है, जैसे मुंह से खाना लेते हैं, चबाते हैं, निगलते हैं, इन क्रियाओं को हम लोग बोलेंगे अंतर्ग्रहण की क्रिया।
तो जो ये अंतर्ग्रहण की क्रिया होता है हमारे अंदर भी होता है, और वो अंतर्ग्रहण की क्रिया पाचन का प्रथम चरण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो प्रकाश संश्लेषण सिर्फ एक ही जीव है, पेड़ पौधा, उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जितने भी हरे पेड़ पौधा है उस सब के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण रिलेटेड मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश, CO2 और जल की उपस्थिति में होता है, जो टूटकर क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, और प्लस में ऑक्सीजन और जल को क्या करता है, मुक्त करता है। ठीक, ये मैंने आपको बताया था। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? जो अमीबा होता है अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद से पकड़ता है। किससे पकड़ता है? कुटपाद से। ठीक ना, ये कुटपाद होता क्या है, तो कुटपाद जैसे हमारा ये उंगली जैसे दिख रहा है, ये उंगली जैसी संरचना होता है कुटपाद का, और वही से क्या करता है, अपना मोशन करेगा, गति करेगा, और जहां उसका भोजन रहेगा, जहां पर उसका भोजन मिलने वाला रहेगा वहां पर गति करते जाएगा, और वही कुटपाद जैसे उंगली जैसी संरचना होती है उसी से उसको पकड़कर अपना पोषण लेना चालू करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अमीबा पर भोजन कैसे पकड़ता है, तो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौधे में भोजन किस रूप में पाया जाता है? तो पौधे में भोजन किस में पाया जाता है? स्टार्च के रूप में। जैसे मैंने आपको बताया था क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल, ये सब क्या होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऊर्जा बनता है, ऊर्जा क्या होता है, ग्लूकोज का रूप लेता है, और ग्लूकोज जो रहता है वो कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, और उसी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग स्टार्च बोलते हैं। ठीक है, तो पौधे में भोजन किस रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में। पहले ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज के बाद क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट को ही हम लोग स्टार्च बोलते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? क्या है न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, कोशिका के बीच में जो पाया जाता है केंद्रक, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। जो क्या है हमारा कोशिका का, इसके बीच में क्या पाया जाता है, केंद्रक, इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियस या हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। तो इसकी खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि फल होता है, फल का क्या होता है, फल के बीच में क्या, अधिकांश फल के बीच में जो फल होता है उसके बीच में बीज पाया जाता है, अधिकांश फल का बीज थोड़ा ब्राउन कलर का रहता है। तो आप इससे भी तुलना करके याद कर सकते हैं कि जो केंद्रक खोज किया था या न्यूक्लियस का खोज किया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, पौधे और कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहता है। ठीक है, आप इसे नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेष अंग कौन रहता है? तो मनुष्य के आहार नाल में अवशेष अंग के रूप में रहता है अपेंडिक्स। क्या रहता है? अपेंडिक्स। जो अपेंडिक्स होता है ये सिक्कम से जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा रहता है? सिक्कम से जुड़ा रहता है। तो जो अपेंडिक्स होता है इसमें क्या होता है, भोजन कभी कभार क्या होता है, फंस जाता है। अब भोजन फंस जाने का क्या कारण क्या होता है, ये इसमें भोजन सड़ जाता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, घाव हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, तो उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसे हम अपेंडिक्स का ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के आहार नाल में अवशेष अंग के रूप में कौन रहता है? अपेंडिक्स का कोई काम नहीं रहता है, बस वहां पर अवशेष, पहले इसका काम होता था पर अब इसका कोई काम नहीं है, अवशेष अंग के रूप में बस वहां पर सिक्कम से छोटी अटोबनियत को जोड़ने का काम करता है, बस वहीं पर क्या है, वो सिक्कम के रूप में स्थित है, सॉरी सिक्कम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसका बस अब कोई काम नहीं है। अब हमारा अगर 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, तथा प्रोटीन का पाचन में ट्रिप्सिन एंजाइम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ठीक है, अब हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन, मतलब आहार का कौन सा, जो हमारे मुख गुहा आता है ना, हमारे यहीं से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। कहाँ से? मुख गुहा से हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। वही हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका अंग कौन है? ठीक है, तो जो मानव शरीर में होता है सबसे लंबी कोशिका वो होता है तंत्रिका तंत्र, और जो तंत्रिका तंत्र होता है हमारे मस्तिष्क में, मतलब दिमाग में पाया जाता है। ठीक है, जो सबसे लंबी कोशिका होता है। अब वही आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर का होता है अंडाणु। अगर वही आपसे पूछ दे कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो शुक्राणु। बड़ी में कौन हो जाएगा? अंडाणु, छोटी में शुक्राणु। अगर वही पूछे सबसे लंबी कोशिका कौन होता है, तो तंत्रिका तंत्र। ठीक है,
मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आप प्लस में आप लोगों को बहुत पसंद भी आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे तथा शेयर कर दे। धन्यवाद।